अजीत और शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया था कि बीजेपी से शरद पवार को कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर मिला है। उन्होंने कहा कि यही ऑफर देने के लिए अजीत और शरद के बीच बैठकें हो रही हैं। दरअसल स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने शरद को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद के साथ बेटी सुप्रिया सुले को मंत्री पद का ऑफर दिया है। इस बीच शरद पवार ने कहा, मंत्री पद की पेशकश की बातों में सच्चाई नहीं है। अजित पवार से राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। भाजपा राज्य सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रही है। मैं बीजेपी और उनके साथियों से लड़ने की रणनीति बना रहा हूं। इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी और इस बैठक की सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं इन दावों को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा, मुझे नहीं पता कि शरद और अजित के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई। सुले ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अक्सर मतभेद होते रहते हैं, यह होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं और राजनीतिक विचार अलग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप गवर्नमेंट हैंडबुक लॉन्च की है। 8 मार्च को महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में हुए इवेंट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि कानूनी मामलों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल रुकेगा। जल्द डिक्शनरी भी आएगी। बुधवार 16 अगस्त को हैंडबुक जारी करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे जजों और वकीलों को ये समझ में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढ़िवादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट है और उनकी जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और वाक्य बताए गए हैं। इन्हें कोर्ट में दलीलें देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में यूज किया जा सकता है। यह हैंडबुक वकीलों के साथ साथ जजों के लिए भी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। उन्होंने भी पूर्व पीएम को नमन किया। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अटल बिहारी ने देश के विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। वाजपेयी के नेतृत्व में देश को बहुत लाभ मिला है। वह 21वीं सदी में देश को आगे ले गए। विलक्षण अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने में 140 करोड़ भारतीयों के साथ हूँ। बेलारूस से बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड में मंगलवार को अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड आयोजित की गई, जिसमें पोलैंड और नाटो देशों के करीब 2000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। परेड में 200 मिलिट्री व्हीकल्स और 100 एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया। इस दौरान पोलैंड ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। परेड के दौरान अमेरिका में बने अब्राम टैंक्स, HIMARS आर्टिलरी सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम नजर आए। इसके अलावा परेड में F-16 फाइटर जेट, दक्षिण कोरियाई FA-50 फाइटर जेट और K-9 हॉवित्जर, अमेरिकी एयरफोर्स के F-35 फाइटर जेट भी शामिल हुए। राजस्थान के विद्यार्थियों ने एक और अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के 55 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने 15 मिनट तक संविधान के मौलिक कर्तव्य और उद्देश्य को पढ़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के इंडिया एडिशन की ओर से राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया है, जिसे शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा। राजस्थान के स्कूल शिक्षा के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि शिक्षा विभाग के 65,000 से ज्यादा सरकारी और कई प्राइवेट स्कूल में एक आह्वान किया गया। संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों को बच्चों के बीच प्रचार प्रसार करने के लिए प्रार्थना के समय बच्चों को पढ़ने के लिए प्लानिंग की गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पेड़ के नीचे दबने के कारण युवक की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हादसा तब हुआ जब सैकड़ों लोग स्थानीय फुटबॉल मैच देखने के लिए पहुंचे थे। कई युवक ग्राउंड के पास लगे पेड़ पर चढ़कर मैच देख रहे थे, तभी पेड़ की डाल टूट गई। घटना के बाद मैच रुक गया और वहां भगदड़ मच गई। रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध का समाधान निकालने में भारत और अन्य वैश्विक दक्षिण देशों की सराहना की है। उक्त बातें रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने मॉस्को सम्मेलन में कही। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के लिए समाधान निकालने की गंभीर प्रतिबद्धता के लिए भारत और अन्य वैश्विक दक्षिण देशों की सराहना की है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 15 अगस्त को आयोजित मॉस्को सम्मेलन में लावरोव ने कहा कि हम निष्पक्ष और
यथार्थवादी समाधान के रास्ते की तलाश में बढ़ावा देने के लिए चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, भारत और अन्य वैश्विक दक्षिण देशों की ईमानदार रुचि की सराहना करते हैं। हिमाचल प्रदेश भारी बारिश और भूस्खलन की दोहरी मार झेल रहा है। सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर शेल्टर्स या मंदिर में रहने को मजबूर है। रविवार से हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई घर ढह गए। राज्य में बारिश से पिछले 2 दिन में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को बंद रखने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए नोटिस के अनुसार राज्य में भारी बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 19 अगस्त तक कक्षाएं निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सभी शैक्षणिक गतिविधियां 17 से 19 अगस्त तक बंद रहेगी और विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 20 अगस्त 2023 तक बंद रहेगी। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपना सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अभियान चांद की सतह को चूमने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार को घोषणा की कि अंतरिक्ष यान 5वीं और अंतिम कक्षा कटौती प्रक्रिया से गुजरा है, जो मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की सतह से सिर्फ 163 किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष यान 5 अगस्त को कक्षा में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे अपनी कक्षा को कम कर रहा है और कई गतिविधियों के माध्यम से चंद्र ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। चंद्रयान 3 का चांद की अंतिम कक्षा में प्रवेश 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ। इस दौरान इसकी पूरी निगरानी बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री, टैंकिंग और कमांड नेटवर्क से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के फैसलों में देश के 100 शहरों के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना पीएम ई बस सेवा योजना के तहत शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बुधवार को कुछ अहम योजना को लेकर फैसलों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। इस फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। पूरा देश आजादी के 76वीं वर्षगांठ मना रहा है, पर आज भी जमीनी स्थितियां सरकार के दावों से अलग है। गुजरात के बड़ौदा जिले के गामेटा गांव में कंचनभाई वणकर का निधन हो गया और उनको दलितों के स्मशान में अंतिम विधि के लिए ले जाना था, परंतु बारिश का पानी भरे हुए होने के कारण उनको दलितों के स्मशान में अंतिम संस्कार मुमकिन नहीं था। इसलिए गांव के अन्य स्मशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाना था, लेकिन गांव के स्वर्ण लोगों ने कंचन भाई का अंतिम संस्कार सवर्णों के स्मशान में नहीं होने दिया। बड़ी जिद्दीजहद के बाद उनके बेटे रजनीकांत वणकर ने स्वर्ण के स्मशान से 200 मीटर दूर खाली जगह में अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। यह है आज की जमीनी हकीकत।